लिखेंगे सभी लोग प्रोबेबिलिटी टॉपिक। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं प्रोबेबिलिटी में। सम इम्पोर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस हैं। जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखेंगे when an experiment is repeated, when an experiment is repeated under identical conditions, under identical conditions do not produce the same result, do not produce the same result or same outcome every time, but the outcome is one of the several possible outcomes, one of the several possible outcomes. When an experiment is repeated under identical conditions, जब एक एक्सपेरिमेंट को हम आइडेंटिकल कंडीशंस में, सेम कंडीशन में हम रिपीट करते हैं, लेकिन हर बार आउटकम सेम ना हो, लेकिन हमें मालूम है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन्हीं में से कोई एक आउटकम आए, तो हम उस तरह के एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो वो एक्सपेरिमेंट जो होगा वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, तो बताइए, जैसे कि अभी अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ प्रोबेबिलिटी का, आप सब लोग सॉल्व करते हैं, आप सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, कई सेम आए ऐसा जरूरी तो है नहीं। ठीक है, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा? बोलिए, बोलो मैं, ऐसा होगा क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट? यस सर। पुलकित, क्या हम इस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, जिसको मैंने आप सबको एक क्वेश्चन दिया और आप सब सॉल्व कर रहे हैं, आंसर डिफरेंट हो सकता है? या रचित बताओ भाई, आप लोग बोलिए, कर सकते हैं इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट? सर नहीं कहेंगे सर। नहीं कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास आउटकम्स ऐसे थोड़ी है कि हमारे पास फिक्स्ड आउटकम्स, सर आउटकम्स तो इनफाइनाइट हो गए ना। हाँ, आउटकम्स तो इनफाइनाइट हो गए। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन भी दिए होते, ए बी सी डी ऑप्शन भी दिए हो, तो भी कोई जरूरी नहीं कि आपका ए बी सी डी में से ही आंसर आ रहा हो, कुछ भी आ सकता है। यस सर। ठीक है, अगर सर यही ऑप्शंस आ ऑप्शन गए फिर तो रैंडम ही हो गया ना वो। नहीं, ऑप्शंस तो दिए हुए हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप क्या एबीसीडी ऑप्शंस में ही आता है? ऑप्शन अगर 1 2 3 4 दिए हैं तो आप क्या 1 2 3 4 ही आता है? हो सकता है आपका आंसर 5 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 10 आ रहा हो, तो फिर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो हम मानेंगे कि ये 4 ऑप्शंस में से ही कोई आ रहा है आपका। ठीक है, तो आप इसमें से टिक कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटीज या वो केसेस। लेकिन इन जनरल ये जो दिया जाएगा इसे कहीं रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो सेवरल पॉसिबल आउटकम्स है, हमें ये पॉसिबिलिटीज पहले से पता होनी चाहिए कि इन्हीं पॉसिबिलिटीज में से कोई पॉसिबिलिटी आए। अच्छा, जैसे कि आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, या फिजिक्स लैब में, ऑप्टिक्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और
क्या वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा? नो सर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उसमें। उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप तो रिजल्ट तो वही लिख के आते हो ना, आपको तो मालूम है कि ये होना चाहिए ना। तो वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट फिक्स है, कांस्टेंट है। वहां पे पॉसिबिलिटी, सेवरस पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है, सर्टेन है, यही रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एरर, कि हमसे कुछ एरर हो गई ऑपरेटर्स में, ठीक है, या सॉल्ट एनालिसिस में हमसे कुछ एरर हो रही है, हम सही से सही क्वांटिटी में मिक्स नहीं कर रहे हैं, जिससे कि वो नहीं आ रहा है रिजल्ट। लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि ये रिजल्ट आएगा ही आएगा, अगर ऑपरेटर सही है पूरी तरह से, पूरी, तो हमारा रिजल्ट भी वही आना चाहिए। क्योंकि हम लास्ट में रिजल्ट लिख के आते हैं ना, भले ही नहीं आया, हम लिख के आते हैं कि ये हमारा रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि हमें यस सर। पक्का मालूम है कि ये रिजल्ट है। तो वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, उनका वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो सर्टेन है। अब बात करते हैं, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, कॉइन लिखें या फेयर कॉइन लिखें, दोनों का एक ही मतलब है। और अनबायस्ड कॉइन लिखें। फेयर मतलब वही जो नॉर्मल कॉइन होता है, जिसके एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल लिखा हुआ है। तो आप इस कॉइन को टॉस करते हो, इस सिक्के को उछालते हो, तो सेम कंडीशन में भी टॉस करने पर हम ये नहीं बोल सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा सर्टेनिटी के साथ। आइदर देयर में बी अ हेड और देयर में बी अ टेल। तो दो पॉसिबिलिटी में से ही कोई एक पॉसिबिलिटी आएगी नॉर्मली, ठीक है। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि वहां पे दोनों तरफ हेड लिखा है, ठीक है, हेड टेल नॉर्मल कॉइन। तो ये क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे लिखें, थ्रोइंग अप एन अनबायस्ड डाइस। अनबायस्ड का मतलब किसी भी नंबर के लिए वो बायस्ड नहीं है, कि वो नंबर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो उसे कहते हैं अनबायस्ड, जो नॉर्मल डाइस है। अनबायस्ड या फेयर नहीं भी लिखा हो तो अब भी हम नॉर्मल लेकर के ही चलते हैं, केवल डाइस लिख दिया गया तो 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, इन पॉसिबिलिटीज में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट डेफिनेशन अब पढ़ेंगे हम लोग। पहली डेफिनेशन थी रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकंड डेफिनेशन है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबिलिटी हैं आउटकम्स की, उन सभी का जो सेट है इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय कैपिटल एस। फॉर एग्जांपल, जैसे ऊपर था, एक कॉइन को टॉस किया, तो उसमें इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, सैंपल स्पेस विल बी, सैंपल स्पेस को जनरली कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको एक, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में लिख दें, उसी को कहते हैं सेट। तो इसे एच और टी, हेड के लिए एच लिखा, टेल के लिए टी लिखा, ये जो पॉसिबिलिटीज है दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। इन throwing of a dice, sample space will be 1 2 3 4 5 6। इनमें से कोई भी एक आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से, दैट इज सैंपल स्पेस। ओके, ये फर्स्ट टू डेफिनेशन हमने पढ़ी। पहली डेफिनेशन थी
रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकंड थी सैंपल स्पेस, थर्ड डेफिनेशन लिखेंगे इवेंट। इवेंट, ठीक है, a subset of sample space, a subset of sample space, एक पार्ट ही आएगा, सैंपल अ पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस, वही सबसेट है ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। कॉइन को टॉस किया जाए, हेड आ जाए केवल, एच क्या है, इसी का एक पार्ट आ रहा है एच टी का, दिस इज सबसेट, तो ये एक इवेंट है, हेड आना, टेल आ गया, ये एक इवेंट है। ऑड नंबर आए, दैट इज एन इवेंट, क्योंकि ऑड ये इसी का एक सबसेट है, 1 3 5, ठीक है, ये लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग एन ऑड नंबर, getting an odd number in throwing of a dice, in throwing of a dice in an event, is an event। इवेंट को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या इवेंट ए बी सी ऐसे लिख दिया, लेट दैट इज इवेंट ए बी इवेंट। तो हम ये लिखेंगे, ए में कौन कौन से हो सकते हैं, अगर डाइस को थ्रो करने पे 1 आएगा तो हम कहेंगे इवेंट ए अकर हुआ, 3 आया तो भी इवेंट ए हुआ, 5 हुआ तो भी इवेंट ए हुआ। क्यों? क्योंकि ए इवेंट क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर। फोर्थ डेफिनेशन लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है लास्ट डेफिनेशन में तो बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं फिर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। देखेंगे, लेट ए बी एन इवेंट, associated to a random experiment। एक कोई इवेंट है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, जैसे कि ऊपर लिखा है एक इवेंट ऑड नंबर है, देन नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज कॉल्ड complement of event A and denoted by A के सुपर स्क्रिप्ट में C लिख दीजिए, A कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट है, और ऐसे भी लिख सकते हैं A पर बार लगा दें और नॉट A लिख दें और A डैश लिखें। ये इनमें से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। जनरली A के ऊपर कॉम्प्लीमेंट वाला साइन C लिख करके ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ये सभी अप्लीकेबल है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या है, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट, मतलब इवेंट ए अगर नहीं हो तो उसे कहेंगे इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट दिया जाए कि आप आज बहुत अच्छे दिख रहे हो, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना हम लोग इसे, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो लेकिन कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, वैसे है नहीं, वैसे आप अच्छे हो नहीं,
बस आज दिख रहे हो। यहाँ कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, देखिए प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए का न होना उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे कि ए अगर 1 2 3 4 5 है इन throwing of dice, then what will be its complement? A complement will be 2 4 6। नोट करेंगे, कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये तो कुछ पॉइंट ये लिखे थे हमने। अब डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या दूसरा भी इसका नाम है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल मतलब क्लासिक टाइम से यही डेफिनेशन है, आप ऐसे कर सकते हैं प्रायरी मतलब हाँ स्टार्टिंग प्रायर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और सिंपली डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, क्योंकि मेन हमें यह डेफिनेशन से मतलब है। लेकिन इन सभी वर्ड्स का सेम कोई अलग मतलब नहीं है। कहीं अगर आप मैथमेटिकल लिखा हुआ देख लें, क्लासिकल लिखा हुआ देख लें, कहीं बुक में आप प्रायरी लिखा देखें तो वो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या है। लेट ए बी एन इवेंट associated to a random experiment. Let A be an event associated to a random experiment. Then इस तरह से लिखते हैं P ब्रैकेट में, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड दैट इज इक्वल टू एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। एस का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन total number of elements in sample space। लेकिन हर बार इतना आसान नहीं होता कि हम काउंट कर लें 2 4 6 जैसे सेट लिख करके। जब पीएनसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस इवेंट को कितने तरीके से किया जा सकता है और टोटल आउटकम्स की क्या पॉसिबिलिटी है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं डिनोमिनेटर में और फेवरेबल पॉसिबिलिटीज हैं न्यूमरेटर में, जो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी। तो हम ये प्रोबेबिलिटी की ये डेफिनेशन इसी से आगे लिख सकते हैं। दैट इज फेवरेबल केसेस टू इवेंट ए आर फेवरेबल नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट ए विल अकर, कितने तरीके से ये इवेंट ए हो सकता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज कह दीजिए फॉर दैट एक्सपेरिमेंट और टोटल केसेस इन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो टोटल वेज जिससे कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो सकता हो वो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और फेवरेबल केस जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितने तरीके से हो सकता है वो न्यूमरेटर में रखेंगे। नोट कर लें, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखते हैं फिर। फर्स्ट पॉइंट, इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी
1 से ग्रेटर कभी नहीं हो सकती, 0 से लेस नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ बेस अपान है और टोटल बेस है, तो मैक्सिमम टोटल बेस ही न्यूमरेटर में आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ सकती है या 0 के बराबर भी हो सकती है। देखिए कब, if probability A is equal to 0, then we say A is impossible event। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो हो सके इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग 7 इन थ्रोइंग ऑफ डाइस। अब 7 तो हो ही नहीं सकता, 7 का तो कोई केस है ही नहीं, 1 से 6 का है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 होती है, देन ए इज क्या होगा? सर्टेन और श्योर इवेंट, पक्का इवेंट है ये कि ये होगा ही होगा। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो हम कहेंगे वो इवेंट सर्टेन है, उसका होना श्योर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? गेटिंग selection of in JEE of all the students of Vigyan education studying currently in this class। बताइए क्या प्रोबेबिलिटी? सर 1। 1 है। बोलिए, अपने से बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। प्रोबेबिलिटी अगर आप ही नहीं हिचकिचाएंगे तो प्रोबेबिलिटी कम होगी। पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ प्रोबेबिलिटी है 1, पक्का होगा ही होगा। हाँ, उस कॉन्फिडेंस के साथ करना है। यहाँ पर गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 अगर मैं लिखूंगा इन थ्रोइंग डाइस, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, मैथमेटिकली अगर इस तरह का एग्जांपल है थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, तो ये क्या आ गया? कंप्लीट सैंपल स्पेस आ गया। मान लीजिए वो अगर इवेंट ए है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 सभी आएंगे। अब इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी अगर कहेंगे तो क्या आएगा? 6 है फेवरेबल केस और 6 ही टोटल केसेस है, प्रोबेबिलिटी हो गई 1। थर्ड, if m cases are favorable to event A, m केसेस हैं जो इवेंट ए को फेवर करते हैं, फेवरेबल है, एंड n केसेस आर नॉन फेवरेबल टू इवेंट ए, देन बताइए प्रोबेबिलिटी ए क्या कहेंगे? m upon m plus n। m अपान m प्लस n, क्योंकि टोटल केस यही होते हैं, या तो फेवर करेंगे या नहीं फेवर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी देर फेवर करेंगे थोड़ी देर नहीं करेंगे। हाँ, या तो फेवरेबल है या नहीं है, दोनों नहीं हो सकता कि फेवरेबल भी है नॉन फेवरेबल भी है। एक कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नॉन फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल हो गया m प्लस n। अच्छा, यहाँ पे एक दो और वर्ड आते हैं, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, ODDS, ऑड्स इन फेवर। आप एनी इवेंट लिखा हो, आप इवेंट ए, ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है? जो केसेस ए को फेवर कर रहे हैं उसका रेशियो जो केसेस फेवर नहीं कर रहे हैं उसके साथ कैलकुलेट करना। मतलब यहाँ क्या हुआ? m/n। और अगर आप केसेस नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, प्रोबेबिलिटी भी हुई है, आप ये कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ए इज टू प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट। ऑड्स इन फेवर मतलब फेवरेबल पार्ट पहले रखना है, नॉन फेवरेबल पार्ट उसके बाद रखना है, इनका रेशियो।
तो प्रोबेबिलिटी ए इज टू प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू 1 से लेस तो हो ही सकती है, लेकिन 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ऑड्स इन फेवर है। एंड ऑड्स इन अगेंस्ट अगर लिखा हो, ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ इवेंट ए, तो पहले अगेंस्ट वाले केसेस लिखने हैं। अगेंस्ट केसेस क्या है? नॉन फेवरेबल केसेस, n इज टू m, n इज टू m, नॉन फेवरेबल इज टू फेवरेबल। क्या हो गया ये? प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इज टू प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इज टू प्रोबेबिलिटी ए। नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करते हैं इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन, from a pack of 52 cards, two are drawn, 2 कार्ड्स ड्रॉ किए गए। And the probability that both are kings, ये दोनों किंग हैं। Four C2 by 52 C2. 4 C2 by 52 C2, सही है। टोटल कार्ड्स हैं 52, उनमें से 2 कार्ड्स आने हैं, तो टोटल केसेस क्या हो गए? 52 में से कोई भी 2 कार्ड्स आ सकते हैं। 52 सभी डिफरेंट कार्ड्स होते हैं। अब उसमें क्या होते हैं? 4 किंग्स होते हैं, चारों डिफरेंट किंग होते हैं, एक स्पेड का, क्लब का, डायमंड का, हार्ट्स का। इन 4 किंग्स में से कोई भी 2 किंग आ सकते हैं, ये फेवरेबल है। फेवरेबल अपॉन टोटल, यही है प्रोबेबिलिटी। अब इनकी वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहे तो ये भी कर सकते हो। 4 C2 होता है 6 अपॉन 52 C2, क्या होगा? 52 इंटू 51 अपॉन 2। तो कैंसिल करो इसको, कितना आ गया? 26, फिर से कैंसिल किए 13, 3 से कैंसिल करोगे 17, 1 अपॉन 221। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, छोटी वैल्यू से तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाकी आंसर है 4 C2 अपॉन 52 C2। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that both E comes together, both E comes together in the words found by all the letters of the word, all the letters of the word, peace, P-E-A-C-E, peace। पीस के जितने भी लेटर हैं, कितने लेटर हैं? 5 लेटर। इन सबको एक साथ लेकर के जब आप वर्ड बनाते हैं तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों ई एक साथ आएंगे। थ्री बाय 5। 3/5। बच्चे का आंसर है 3/5। बाकी बताएं क्या ठीक है? 3/5 सर बल्कि कैलकुलेशन 3/5 2 by सर 2/5 आ रहा है सर।
2/5 आएगा, 2/5। यस सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या हुई, पहले आप इन 5 लेटर्स को अरेंज करिए, जितने भी तरीके हैं सबसे, 1 2 3 4 5, टोटल बेस डिनोमिनेटर में, टोटल बेस क्या हुए 5 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें 2 अलाइक लेटर हैं, 2 ई, तो जितने अलाइक होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया टोटल बेस। फेवरेबल क्या है, फेवरेबल क्या है कि ये दोनों ई एक साथ आए, तो दोनों ई को एक ले लिया हमने 1, फिर ई ए सी, ये 3 लेटर और एक ये 4, इन 4 लेटर का अरेंजमेंट कितने तरीके से करोगे 4 फैक्टोरियल, और जहां भी ये दोनों ई एक साथ आएंगे वहां उनका आपस में अरेंजमेंट एक ही तरीके से होगा। क्यों, क्योंकि दोनों अलाइक हैं। ई लिखो, ठीक है, इस ई को पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, पता नहीं चलेगा कौन सा पहले लिखा बाद में लिखा, सेम है दोनों, तो यही आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 4 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में गया तो हो गया 2, 5 फैक्टोरियल को ले सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/5। चेक करिए, बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, a bag contains 5 red and 4 green balls. A bag contains 5 red and 4 green balls. 4 balls are drawn. 4 balls are drawn randomly. Find the probability that 2 are red and 2 are green. 2 रेड हैं 2 ग्रीन है, की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। एक बैग में 9 बॉल्स थी, 5 रेड थी, 5 रेड और 4 ग्रीन थी, 4 ग्रीन। इसमें से आपको 4 बॉल्स ड्रा करनी थी, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 रेड आए और 2 ग्रीन आए। टेन बाय 21। 10/20, 10/21, सही सही है, 10/21। देखिए 5 रेड है 4 ग्रीन है, ये तो है 5 रेड और 4 ग्रीन। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 4 बॉल निकालनी है, तो ये कितनी हो गई 5 + 4, 9 बॉल्स हो गए। 9 में से 4, कोई भी 4 आ सकती थी, ये टोटल केस। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, टोटल केसेस हमने डिनोमिनेटर में रखा, 9 में से कोई भी 4 आ सकती है, चारों रेड आ सकती है, 3 रेड 1 ग्रीन आ सकती थी, 1 रेड 3 ग्रीन आ सकती है, चारों ग्रीन आ सकती है, सभी केसेस हैं इसमें डिनोमिनेटर में। हमें चाहिए कि इससे 2 आए बॉल और 2 बॉल्स इससे आए। 5 रेड में से 2 रेड आने कितने तरीके हुए 5C2, 4 ग्रीन में से 2 ग्रीन आने कितने तरीके हुए 4C2, ये होगा, यही आंसर है 5C2 इंटू 4C2 अपॉन 9C4। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5C2 है 10, 4C2 है 6 अपॉन 9C4 क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। न्यूमरेटर लिख लेते हैं, इसे कैंसिल करेंगे 4, इसे कैंसिल करेंगे 2, ये कैंसिल कर दीजिए, ये 2 और ये 3, कितना आ गया 10/21। सिंप्लीफाई करेंगे 10/21। कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, 2 dice are rolled together once। 2 डाइस को एक साथ रोल किया गया एक बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट है
numbers appearing on them are equal. Numbers appearing on them are equal. Second part है difference of numbers on them is 1. Numbers on them is 1. Sir, 1/6. फर्स्ट का आ गया 1/6. ठीक है, सही है. और सेकंड का मैं साहब Sir, 5/36. बना रहे हो, बनाओ. 5/36 नहीं बेटा, 5/36 नहीं, 10/36. Yes sir, देखिए sorry, 10/36. हाँ वो 2 बार होगा. 1 2 3 4 5 6 सही है. 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं. तो टोटल केसेस क्या है? फर्स्ट में अगर मैं कहूँ नंबर जब इक्वल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग. तो दोनों डाइस पे नंबर सेम आ रहे हैं. तो टोटल केस है 6 × 6. पहले पे जब 1 आएगा तो दूसरे पे 1 से 6 आ सकता है. 2 आएगा तो भी 1 से 6 आ सकता है. तो टोटल केस आएंगे 36. अब फेवरेबल क्या है? नंबर सेम होने चाहिए. तो पहली डाइस पे 1, दूसरे पे 1, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. ये तो हुआ. तो 6/6 × 6 6/36 दैट इज 1/6. ये आएगी प्रोबेबिलिटी. एंड सेकंड डिफरेंस ऑफ नंबर इन इज 1. तो डिफरेंस जो नंबर्स का हो वो 1 हो. तो पहले पे 1 आए तो दूसरे पे 2, तो डिफरेंस कितना होगा 1. लेकिन 2 1 आए तो भी डिफरेंस 1 होगा. पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 3 या 3 2 3 4 4 3 4 5 5 4 5 6 और 6 5. ये पॉसिबिलिटी है जबकि डिफरेंस 1 होगा. तो कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है? 10 है. ये फेवरेबल. अपॉन टोटल क्या है? 6 × 6 36. 10/36 और 5/18. ये सेकंड पार्ट. बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. 4 apples and 3 oranges. 4 apples and 3 oranges are randomly placed in a line. Are randomly placed in a line. Find the chance. चांस लिखा हो या प्रोबेबिलिटी लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी और फाइंड द चांस दैट the two extreme fruits are both oranges. दो एक्सट्रीम फ्रूट्स जो होंगे वो दोनों ऑरेंज होंगे. इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए. सर नहीं इसमें सभी जो लोग जैसे 4 एप्पल हैं तो सर उन हाँ, 4 एप्पल को सर अलाइक मानेंगे? अलाइक मानो या डिफरेंट मानो, दोनों से आंसर सेम आएगा. चारों को अभी वैसे अगर ऐसे दिया हो तो क्या मानना चाहिए? कुछ नहीं लिखा हो तो अलाइक. अलग मानेंगे. हाँ. सर 1/42. 1/42 नहीं, ये नहीं है.
आंसर 1/14। वापस 1/14 भी नहीं है। वापस देखिए, आसान है बेटा, वापस ध्यान से करो, टफ नहीं है क्वेश्चन। सर 1/21। नहीं, एप्पल के लिए मैं ए लिख देता हूँ, 4A है, ऑरेंजेस के लिए O लिख देता हूँ और 3O है। सर ये सर 1/7 सर। 1/7 सही है। यस सर। फोर एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस को एक लाइन में अरेंज करना है। तो एक लाइन मतलब 7 प्लेसेस, तो टोटल वेज क्या हुए 7 फैक्टोरियल, और सबको मैंने अलाइक लिया है, तो 4 फैक्टोरियल 4A के लिए और 3O अलाइक है तो 3 फैक्टोरियल। यह टोटल वेज। फेवरेबल क्या है 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस। फेवरेबल है कि फर्स्ट और लास्ट पे क्या होना चाहिए ऑरेंज। तो फर्स्ट और लास्ट पे ये 2 ऑरेंज रखने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है। क्यों? क्योंकि अलाइक है, ये 3 में से 2 अलाइक। 2 कौन से 2 ओ रखे हो यहाँ पे, नहीं मालूम, कोई भी 2 ओ रखो वही रहेगा। ठीक है, तो हटा दे। अब कितने बचे 4A और 1O, 4A एंड 1O, इनको इन 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4A के लिए क्या जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 3 फैक्टोरियल का न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 अपॉन डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल को लिखो 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 1/7। बताइए कोई डाउट है तो। सर न्यूमरेटर में 4 फैक्टोरियल वाला फिर से बता दो। 4A आ रहा है ना, तो 4 फैक्टोरियल आएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में इन 5 लेटर्स को अरेंज किया जिसमें 4A थे तो 4 अलाइक थे, और जितने अलाइक ओके होते हैं सर। उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यही मान लो कोई कहे कि मैं डिफरेंट लेके करूं तो क्या सेम आ जाएगा या अलग आंसर आएगा। मैंने डिफरेंट ले लिया था तो ऐसे बोल दे, तो देखिए क्या होगा। मैं सबको डिफरेंट ले लिया, ये 4 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस, तो टोटल वेस्ट कितना होगा 7 फैक्टोरियल। 7 ऑब्जेक्ट को 7 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके हैं 7 फैक्टोरियल। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट और लास्ट पे ऑरेंज होने चाहिए। तो अब ये 3 ऑरेंज है हमारे पास, तीनों डिफरेंट है, इनमें से 2 ऑरेंज। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 3 वेज है, लास्ट के लिए 2 तरीके हैं। फर्स्ट पे इन 3 में से कोई एक ऑरेंज रखोगे, मान लो O2 रख दिए। लास्ट पे अब O2 नहीं रख सकते, O1 O3 में से कोई एक रखोगे, मान लो यहाँ O1 रख दिए। तो इसके लिए हुए फर्स्ट और लास्ट प्लेसेस के लिए कितने तरीके आ गए 3 into 2। अब बाकी बचे 4 एप्पल्स A1 A2 A3 A4 एंड O3, इसको अरेंज कर रहे हो। 5 ऑब्जेक्ट को 5 प्लेसेस पे, सभी डिफरेंट है, अरेंज करने के कितने तरीके 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 into 2 6 into 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ, वही आंसर है 1/7। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। वैसे अगर लैंग्वेज में कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे अलाइक। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 2 नेचुरल नंबर्स आर रेंडमली सेलेक्टेड। 2 natural numbers are randomly selected from the set of first 20 natural numbers. First 20 natural numbers. Find the probability that. Find the probability that. First part है their sum is odd. Odd natural number. Second है sum is even. Third है selected pair is twin prime. Selected pair is
ट्विन प्राइम। सर फर्स्ट का आएगा 10C1 into 10C1 divided by 20C2 10C1 न्यूमरेटर into क्या होता है 10C1 divided by इनटू बताओ ना 10C1 into 10C1 ठीक है। yes सर। और सर सेकंड में आएगा फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें से 2 नंबर सिलेक्ट किए गए। 3 क्वेश्चन है। पहला है कि उनका सम ऑड नंबर हो, दूसरा है इवन हो, तीसरा है ट्विन प्राइम। सर सेकंड वाले में सर 1 में से माइनस कर देंगे ऑड केसेस को। अच्छा, और सर थर्ड वाले का सर 8C2 divided by 20C2 नहीं, थर्ड वाले का सही नहीं है। देखिए क्या है, पहले 20 नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनको आप 2 ग्रुप में डाल दीजिए, क्योंकि इवन ऑड की बात कर रहे हैं। तो एक इवन का ग्रुप ले लीजिए, एक ऑड नंबर का। ऑड में क्या कहेंगे 1 3 5 7 अप टू 19। इवन में आएंगे 2 4 6 8 अप टू 20। कितने कितने नंबर्स होंगे दोनों में? दोनों में ही 10 10 नंबर्स होंगे। फर्स्ट कहा जा रहा है कि सम ऑड होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी की नंबर का सम क्या हो, ऑड हो। तो 20 में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करने, कितने टोटल तरीके हुए 20C2। फेवरेबल क्या हुआ कि दोनों से अगर मैं ऑड चाहिए तो एक इवन होना चाहिए, एक ऑड होना चाहिए। तो फर्स्ट एक ऑड नंबर लेना है, 10 में से कोई एक ऑड ले लिया, ठीक है। और एक इवन भी लेना, एंड है, दोनों लेंगे, इससे 1 and 1। दोनों इवन लोगे तो सम इवन आएगा, दोनों ऑड लोगे तो सम इवन आएगा। एक इवन एक ऑड होगा तभी सम ऑड आएगा। ये आ गया। 10C1 की वैल्यू होती है 10 10। 20C2 होता है 20 into 19/2। 2 ये 10 से कैंसिल हुआ, ये 2 10 बन गया। आंसर आ गया 10/19 फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी सम इवन है, तो 1 माइनस ऑड कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ऑड नहीं डायरेक्टली इवन ही कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, आइदर बोथ नंबर विल बी ऑड। तो दोनों नंबर या तो ऑड सेलेक्ट करोगे 10 में से 2 नंबर 10C2, या फिर दोनों नंबर इवन सेलेक्ट करोगे और 10 में से आइदर फर्स्ट ग्रुप में से और सेकंड ग्रुप में से। तो और बोल रहा हूं मैं इसलिए प्लस है। अपान डिनोमिनेटर में क्या आएगा 20C2, या आप इसी को 1 माइनस 10/19 से भी कर सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करिए, आंसर आएगा 9/19। थर्ड ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन बताइए, तभी तो क्वेश्चन हो पाएगा। सर जैसे 3 और 5 ट्विन प्राइम्स होते हैं। 3 और 5 ट्विन प्राइम होते हैं, ठीक है। क्या होता है, 2 प्राइम नंबर्स, दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए विथ डिफरेंस 2, और उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। उन्हें कहते हैं ट्विन प्राइम। यह है कि अगर मैं कहूँ 2 4, 2 प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है, इनका डिफरेंस 2 है लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं है। दोनों नंबर प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स का वो पार्ट जो कि किसी और से डिविजिबल नहीं है, खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं। अब जो है 3 और 5 दोनों ही प्राइम है और इनका डिफरेंस कितना है 2, इसे कहेंगे ट्विन प्राइम। तो
पहला ट्विन प्राइम पेयर है 3 5। फिर देखिए 5 7, क्या ये ट्विन प्राइम है? 7 9, क्या ये ट्विन प्राइम है? नहीं है। क्यों? कि 9 प्राइम नहीं होता। 5 और 7 दोनों प्राइम। फिर नेक्स्ट देखिए 11 13, क्या ट्विन प्राइम है? फिर 13 15 नहीं होगा, 15 17 नहीं होगा, क्योंकि 15 प्राइम नहीं होता। फिर क्या आएगा बताइए? 17 19। 20 तक बताना है आपको, तो 20 तक कौन कौन से है? कितने पेयर्स ऐसे होंगे जो ट्विन प्राइम होंगे? 3 5 होगा, 5 7, 11 13, 17 19। ऐसा नहीं कि इन 8 नेचुरल नंबर्स में से कोई भी दो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि 3 और 17 सेलेक्ट कर लो। आपको ये पूरा एक पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। 3 5 सेलेक्ट किया तो ट्विन प्राइम सेलेक्ट होगा, 5 7 सेलेक्ट किया तो ट्विन प्राइम सेलेक्ट होगा। तो कितने तरीके हैं ट्विन प्राइम सेलेक्ट करने के? 4। यही 4 वेज हैं। एक तरीका ये है 3 5, दूसरा तरीका है 5 7, थर्ड वे है 11 13, फोर्थ वे है 17 19। अपॉन टोटल वेज क्या है? 20 C2, वही है 4 अपॉन 20 C2, 20 इंटू 19/2। तो कैंसिल करोगे 10, इससे कैंसिल करो 2 अपॉन 95। ये आंसर होगा। नोट करेंगे? कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट लिखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। 2 numbers are randomly selected from the set of first 6 natural numbers. First 6 natural numbers. And the probability that the selected pair is co-prime. And the probability that the selected pair is co-prime. Selected pair co-prime हो। बनाइए इसको जल्दी से, आंसर बताइए। को-प्राइम क्या होता है? बोलो। सर जिसका HCF 1 हो। HCF 1 हो, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो। तो दो नंबर जिनका HCF 1 है, मतलब जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब 1 को छोड़ के और कोई नेचुरल नंबर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। बनाइए इसको और बताइए क्या आंसर आएगा। 2/5। 2/5 नहीं, 2/5 तो नहीं है। क्या कहा गया? कौन सा सेट है? फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का सेट, 1 2 3 4 5 6। इसमें से दो नेचुरल नंबर्स लिए, ठीक है। तो देखते हैं। C2 है टोटल केसेस। अच्छा, मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ। को प्राइम वर्ड बोलिए और रिलेटिवली प्राइम बोलिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। कहीं अगर रिलेटिवली प्राइम लिखा हो तो वो भी यही है। ऐसे नेचुरल नंबर
जिनका HCF 1 हो, नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे प्राइम नंबर्स होने कोई जरूरी नहीं है, को प्राइम में कोई भी दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनका HCF 1 है। 1 के साथ कोई भी नंबर लीजिए, वो हमेशा HCF 1 ही रहेगा। 1 सभी नेचुरल नंबर्स के साथ को प्राइम होता है। जब 1 के साथ अगर मैं 2 का पेयर बनाता हूँ, ये क्या है, को प्राइम है। 1 और 2 में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा केवल। 1 क्या, किसी के साथ भी जब आप पेयर बनाते हैं तो वो क्या होता है, को प्राइम ही होता है। तो 1 के साथ 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का जब बनाते हो, ये को प्राइम है। अब बात करें 2 का, 2 का अगर मैं पेयर बनाता हूँ 3 के साथ, 1 के साथ तो ऑलरेडी हो गया। 2 का 4 के साथ लिखेंगे तो तब नहीं होगा। 2 और 4 में HCF कितना हो गया, 2। 4 को लिखोगे 2 × 2, 2 3 में HCF 1 है, 2 5 होगा, 2 6 नहीं होगा। तो 2 का कंप्लीट हो गया। फिर 3 पे आते हैं, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। देखो अरेंजमेंट नहीं है, 1 2 2 1 अरेंजमेंट नहीं है। 6 3 2 केवल कलेक्शन लिया है। अब 2 5 नेक्स्ट देखिए, 3 के साथ, 3 के साथ क्या लोगे, 4, 3 के साथ 5, 3 6 को प्राइम नहीं है। फिर नेक्स्ट 4, 4 के साथ 5 को प्राइम है, 4 के साथ 6 को प्राइम नहीं है, 5 के साथ 6 को प्राइम है। 5 और 6 में कॉमन फैक्टर 1 है केवल। HCF कितने के साथ आगे बताइए, 5 और 9 + 2 11, 11/62। 62 की वैल्यू कितनी होती है, 15। तो आंसर आएगा 11/15। चेक करिए सॉल्यूशन, बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे फिर। लेकिन a pair of dice, a pair of dice has been rolled once. A pair of dice has been rolled once. Find the probability that at least one of the dice shows up the face one. एक पेयर ऑफ डाइस को एक बार रोल किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द डाइस शोस ऑफ द फेस वन। कम से कम एक डाइस पर फेस वन आएगा। सर 1/6 11/36 ये आंसर आएगा। ये बता रहे हो ऐसा? यस सर 11/36 सॉरी। कम से कम एक डाइस पर 1 आए। 2 डाइस थी, टोटल केस हुआ 36, 1 2 3 4 5 6, इससे 1 2 3 4 5 6। एक मेथड तो ये है और ये ज्यादा आसान तरीका है। नंबर ऑफ डाइस में अगर 2 की जगह 3 4 5 भी कर दूं तब भी आप इस तरीके से ज्यादा आसानी से कर दोगे। कैसे? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से वो माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी नो फेस तो सब 1, किसी भी फेस पे 1 ना आए उस केस को माइनस कर दीजिए, उस प्रोबेबिलिटी को। तो टोटल केस 6 × 6 36 कैसे लिखते हैं? जब यहाँ 1 से 6 है, यहाँ भी 1 से 6 है। अब 1 नहीं आया तो 1 नहीं आया तो 1 हटा दिया आपने। तो इस पे यहाँ पे कितने केस हुए फेवरेबल? 5 और यहाँ भी 5। अगर यही 3 डाइस लिखे 4 लिखे तब भी आसानी से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। दैट इज 1 - 25/36। एलसीएम लेंगे 11/36, ये आंसर है। तो दूसरे मेथड से काउंट करके करना चाहे उससे भी आ जाएगा। एक डाइस पर 1 आया तो दूसरे पे क्या आएगा? 2 3 4 5 6। या इस पे 1 आया, इस पे 2 3 4 5 6। कितने केस हुए? ये 5। ये कितने केस हुए? 5।
और एक केस ये है दोनों पे 1 आ जाए, दोनों पे भी 1 आ सकता है, कम से कम एक डाइस पे 1 आना चाहिए। टोटल केस कितने हुए 11 अपॉन, ये हो गया फेवरेबल 11 और वैसे हैं टोटल 36, यही प्रोबेबिलिटी है। देखिए सॉल्यूशन बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए a bag contains 5 red and 4 white balls. 3 balls are drawn at random. 3 balls are drawn at random. Find the odds against. Find the odds against all being red. सभी रेड हों, ठीक है, उसके लिए odds against, odds in favor और odds against बताया था ना, उसके अकॉर्डिंग करेंगे इसको सॉल्व। टू बाई 5 2/5 नहीं, 2/5 तो नहीं, थर्टी 37/5। 37/5, 37/5 सही है ये आंसर। देखिए कैसे कर रहे हैं इसको। रेड बॉल है हमारे पास 5 रेड है और 4 वाइट। हम इसमें से 3 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं, इस बैग में से कितनी बॉल ड्रॉ कर रहे हैं 3, और तीनों क्या हो रेड हो, ऑल बीइंग रेड, 3 बॉल्स ऑल रेड हो, उसके ऑड अगेंस्ट निकालने हैं। तो लेट ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग all 3 red balls or all 3 balls as red। मान लें वो इवेंट ए है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि तीनों रेड आएंगे, तो क्या कहोगे? 9 में से कोई भी 3 आ सकती है, 9C3 दिया ऑर्डर में, लेकिन फेवरेबल क्या है? इन रेड में से 3 आनी चाहिए, तो 5 रेड में से 3 रेड आ रहे के केसेस कितने हुए? 5C3 अपॉन 9C3। 5C3 की वैल्यू 10 है, 9C3 है 9 × 8 × 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6। सिंप्लीफाई करिए इसको, ये कैंसिल करेंगे इसे 3 2 से कैंसिल करेंगे 4, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 5/42 ये आ रहा है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, दैट इज 1 माइनस 5/42, दैट इज 37/42 क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट। और ऑड्स अगेंस्ट आपको क्या बताया था? या तो आप केसेस चेक करोगे या फिर आप क्या देखोगे, केसेस नहीं आ रहे हैं यहाँ तो प्रोबेबिलिटी देखोगे। अगेंस्ट इन ए, odds अगेंस्ट ए,
क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इज टू प्रोबेबिलिटी ए, ये रेशियो। तो 37/42 is to 35/42, that is 37 is to 5 और 37/5, ये बोल रहा है। कोई डाउट है, नोट करेंगे, कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए। देखें कुछ और डेफिनेशन, फर्स्ट इसमें इक्वली likely events, equally likely events, a set of events। हम लोग यहाँ 3 डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं और सेट ऑफ इवेंट्स के लिए मतलब कम से कम 2 इवेंट हो तब हम अप्लाई कर सकते हैं। 2 or more than 2 इवेंट्स के लिए है। सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2, E3 up to En are said to be equally likely, are said to be equally likely, जैसा नाम है इक्वल हो चांसेस होने के, ठीक है, सभी के होने चांसेस बराबर हो, किसी को भी प्रेफर ना करे किसी और के रिस्पेक्ट में। इफ नो वन अकर्स इन प्रेफरेंस टू द अदर, इन प्रेफरेंस टू द अदर मतलब किसी को किसी के ऊपर प्रेफरेंस न दी जाए, सभी के होने की चांसेस बराबर हो तो उसको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। और सेकंड डेफिनेशन आप ये पढ़ सकते हैं, मैथमेटिकली आप कैसे देखेंगे, if probability E1 is equal to probability E2 is equal to probability E3 up to probability En, ये आ रहा, then events are equally likely, सबके होने के चांसेस या सभी की प्रोबेबिलिटीज इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल in throwing up a dice, in throwing up a dice, let A be an event of getting odd number 1, 3, 5 and B be an event of getting even number 2, 4, 6. Therefore, here probability A कितना होगा 3/6 and that will be same as probability B, also 3/6, 1/2. तो A और B क्या है यहाँ पर, इक्वली लाइकली, एटलीस्ट 2 इवेंट के होने चाहिए ये चेक करने के लिए इक्वली लाइकली है या नहीं। नोट कर लीजिए, ये है इक्वली लाइकली इवेंट। सेकंड लिखेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, a set of events, a set of events E1, E2, E3 up to En are said to be mutually exclusive, mutually
exclusive if occurrence of any of them or any one of them, occurrence of any one of them prevents the occurrence of all other. क्या है इसका मतलब? एक सेट ऑफ इवेंट्स है जिसमें अगर कोई एक इवेंट हो जाता है, इवन होता है, तो बाकी कोई नहीं होगा। E2 E3 इवन नहीं है। E2 हुआ तो बाकी नहीं होगा। इन सेट ऑफ इवेंट्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको कहेंगे? एक इवेंट हो रहा है तो बाकी इवेंट ना हो रहा है। या फिर दूसरी डेफिनेशन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन En क्या हो? नल सेट हो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, then events are called mutually exclusive. तो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। ठीक है। अब जो पहले एग्जांपल लिया था, एग्जांपल बात करें जो अबव एग्जांपल था, इसमें हमने इवन ऑड लिया था। इन अबव एग्जांपल ए एंड बी, ए क्या था? 1 3 5, बी था 2 4 6। इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जरूरी नहीं है कि कोई लाइकली हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। यहाँ पे आ रहा है इस एग्जांपल में। नोट कर लीजिए। एक लास्ट और डेफिनेशन है इसमें सेट ऑफ इवेंट्स के लिए। सेकेंड डेफिनेशन थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लास्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, a set of events, E1 E2 up to En are said to be exhaustive. If performance of random experiment, results into occurrence of at least one of them, कम से कम एक होगा। अगर आप रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो, मतलब जैसे ही एक्सपेरिमेंट करते हो, तो इनमें से कम एक इवेंट हो, तो उन सेट ऑफ इवेंट्स को म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहते हैं। मैथमेटिकली देखेंगे तो इनका यूनियन जो होगा, इनको अगर आप कंबाइंड कर दो तो वो क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस के बराबर। अगर इनका यूनियन सैंपल स्पेस आ रहा है तो सैंपल स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जैसे ही रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे तो इनमें से कोई ना कोई एक इवेंट जरूर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। देन इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। तो इवेंट एग्जॉस्टिव हो। जैसे ऊपर जो एग्जांपल लिया था वो एग्जॉस्टिव भी था। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल ए यूनियन बी जो लिया था वो 1 2 3 4 5 6 एग्जॉस्टिव। ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेकर के देख लो। थ्रोइंग ऑफ डाइस में मान लो ए है 1 2, बी है 3 4,
C है 4 5, ठीक है, डाइस को थ्रो करना है। बताओ क्या इक्वली लाइकली है? बोलिए, तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सेम 2/6 इक्वली लाइकली होंगे। लेकिन इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी में कुछ एलिमेंट आ रहा है, 4 आ रहा है, तो एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। लेकिन तीनों का यूनियन देखें, यूनियन 1 2 3 4 5 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू एक्स, तो नॉट एग्जॉस्टिव। तो डिपेंड करता है के ऊपर कि एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है या नहीं है, वो एग्जांपल के ऊपर डिफरेंस आएगा। हाँ बोल बेटा। सर ये एक्सक्लूसिव तो होना चाहिए ना, क्योंकि इंटरसेक्शन तो सर बताओ। तीनों का लेंगे ना, किसी दो का थोड़ी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड लिखेंगे तो एक्सक्लूसिव लिखा है ना, तो किसी दो के इंटरसेक्शन में भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर म्यूचुअली लिखा हो तो फिर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ना। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड अगर कहेंगे तो कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिव वर्ड कहेंगे तो किसी के भी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बी हुआ तो सी भी हो सकता है। डेफिनेशन क्या कह रहा है? किसी भी एक का अकरेंस दूसरे का सभी का प्रिवेंट करेगा, तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं, कंबाइंड पूरे एक साथ कहेगा, ठीक है। चलो फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे। होमवर्क याद है आपको? होमवर्क बताया था ना, एक्सरसाइज 3A PMC। और कोई डाउट है किसी को इसमें?